हेलो फ्रेंड्स, टैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडीओ एग्ज़ाम के आजीविका से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। कौन से टॉपिक? NRLM के तहत एवं स्व सहायता समूह। इन दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। दोनों के बीच में क्या समानताएं भिन्नताएं हैं उसको इससे पहले मैंने और बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करा दिए हैं आजीविका से, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से तैयारी करते रहिए, आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा अगर अभी से तैयारी करते रहेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, NRLM और स्व सहायता समूह, ये जो है ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि वित्तीय सहायता, ये क्या क्या वित्तीय सहायता कर सकता है। तो देखिए, NRLM निर्धनों की संस्थानों के लिए परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि उपलब्ध कराएगा। ये तो तरह का जो निधि है ये उपलब्ध करा सकता है स्व सहायता समूह। कौन कौन से? परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि NRLM के तहत कौन सी जो संस्था है, निर्धनों की जो संस्था है, ये कौन से निधि अपना सकती है या उपलब्ध करा सकती है। तो आप ये दोनों बोल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कौन सा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जैसी ग्रेडिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब इन दोनों को जो है संस्थानों को जो उपलब्ध कराना है परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि, तो ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से इनको जो है ग्रेडिंग करके गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं हम स्व सहायता समूह की परिक्रामी सहायता, ठीक है, यानी कि जो निधि है उसके बारे में। वर्तमान में NRLM प्रति स्व सहायता समूह में 15,000 रुपये, देखिए यहाँ पर कितना, 15,000 रुपये परिक्रामी निधि सहायता मुहैया कराएगा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका परिक्रामी सहायता के लिए। गहन ब्लॉकों में परिक्रामी निधि से रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने के लिए स्व सहायता समूह की पात्रता एवं शर्तें कौन कौन सी जो होती है, शर्तें हो सकती है। ये MCQ में सही और गलत या इनमें से नहीं जैसे क्वेश्चन से आएगा। तो देखिए, चारों टॉपिक के समझते हैं। कम से कम पिछले 6 महीनों में स्व सहायता समूह की सक्रिय रूप से मौजूदी होना चाहिए, यानी कि जो भी समूह में जुड़े होंगे वो पूरे 6 महीने के लिए सक्रिय होना चाहिए, नहीं कि 3 महीने के लिए सक्रिय हैं बाकी 3 महीने गायब हो गए। तो इसमें क्या है, आपको बने रहना है 6 महीने तक स्व सहायता समूह में, तभी ये जो स्व सहायता समूह का जो शर्त होगा वो लागू होगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में। दूसरा पॉइंट ये है कि स्व सहायता समूह को पंचसूत्र, आपको पंचसूत्र मैंने बताया था, नहीं देखा तो वीडियो जाकर एडीओ की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पंचसूत्र का निष्पादन करना चाहिए, अर्थात नियमित बैठक। देखिए यहाँ पर 5 सूत्र कौन कौन से हैं? नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित रूप से आपसी लेन देन, समय पर भुगतान और अद्यतन बही खाते। ये जो 5 सूत्र है, ये 5 सूत्र है स्व सहायता समूह के, ये नियमित रूप से ये चीज़ें होना चाहिए। पंच सूत्र के निष्पादन के आधार पर ग्रेड 1 पर करना चाहिए। स्व सहायता समूह को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करने में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये 4 पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़िए और याद रखिए 4 पॉइंट को। गैर गहन ब्लॉकों में गुणवत्ता मानदंड पर ग्रेडिंग की मौजूदा व्यवस्था का अनुपालन जारी होगा, ये भी होना चाहिए। अब देखिए, ये बात करेंगे कि पूंजीगत सब्सिडी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये पूंजीगत जो सब्सिडी है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेज को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और समझते हैं इसको कि गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर गहन ब्लॉकों में प्राथमिक परिसंघ बनाए जाएंगे। ये कौन सा चीज़ें हैं ये कि 1 वर्ष में जो भीतर गहन ब्लॉकों में प्राथमिक परिसंघ बनाए जाएंगे। समूह के क्या है यहाँ पे, समूह के ट्रैक रिकॉर्ड, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान के आधार पर स्व सहायता समूह को पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।
साथ साथ क्या कराया जाएगा, जिसमें अत्यंत निर्धनों और सर्वाधिक अपेक्षित समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये 2 पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि प्राथमिक ग्रामीण परिसंघ बन जाने के बाद परिसंघ के जरिए स्व सहायता समूह को CAS निधियाँ दी जाएगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि CS प्राप्त करने के लिए परिसंघ की पात्रता और शर्तें। अब देखिए जो CS है इसको प्राप्त करना है, यानी कि जो C और S इसको प्राप्त करना है तो कौन कौन सी शर्तें हैं ये देखिए यहाँ पर। बैंक में बचत खाता के साथ साथ प्राथमिक परिसंघ कम से कम 6 महीने से सक्रिय होना चाहिए। इससे पहले वाले में भी बताया हूँ कि आपको 6 महीने के लिए सक्रिय होना चाहिए, इसका शर्त है। दूसरा है मानक खाता, एक प्रशिक्षित बुक कीपर मौजूद होना चाहिए, यानी कि प्रशिक्षित बुक कीपर की बात करेंगे मतलब कि जो बुक के बारे में जानता हो। पात्र स्व सहायता समूह के लिए कौन कौन सा MIP बना ली गई हो और कम से कम 1/3 सदस्य, यानी कितना 1/3 जो सदस्य होंगे सदस्यों ने बैंकों में ऋण लिया हो और इनमें से कम 90% लोग जो हैं ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान किया हो या बैंकों से यह आश्वासन दिया हो कि एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अच्छे प्रबंध सिद्धांतों का पालन करने वाले और स्व सहायता समूहों को निधियाँ दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया? आपको नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे होकर फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और क्या है क्या होता है कभी कभी कि बहुत बार जो है समझ में नहीं आता, हम 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो आप ये करके ज़रूर देखिए और इससे क्या है आपको याद भी हो जाएगा। आपके आने वाले दिनों में बस रिवीजन करना होगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला देखिए, कुछ राज्यों में दूसरे स्तर में स्व सहायता समूह परिसंघ भी बनाए हैं। ये निधियां प्रदान करने के लिए उन पर विचार किया जा सकता है यदि वे सुव्यवस्थित तरीके से बनाए हों और प्राथमिक परिसंघों के स्व सहायता समूह सदस्य समझौते के लिए लिखित रूप से सहमति देते हुए ये चीज़ें होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग गैर गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी। अभी तक क्या था, गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी किसके बारे में बात करेंगे कि गैर गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि स्व सहायता समूह जो परिसंघ और गैर मौजूदगी में CS निधियाँ सीधे स्व सहायता समूह को मिल जाएगी। CS निधि बैंक ऋण से जुड़कर निम्नलिखित जो शर्तें हैं वो पूरी करेगा, स्व सहायता समूह को रिलीज की जाएगी उस प्रकार से। तो इसका पॉइंट क्या है, पहला जो पॉइंट है कम से कम 12 महीने में सक्रिय हो। देखिए गहन ब्लॉकों में कितना था आपका, गहन ब्लॉक की बात करें तो 6 माह तक वो सक्रिय होना चाहिए और गैर गहन की बात करेंगे तो पूरे कितने, कम से कम 12 महीने से सक्रिय हों। परिक्रामी निधि प्राप्ति के बाद कम से कम 6 महीने बीत गए हों। वित्त बैंकों से संतोषप्रद रैंकिंग मिली हो। बैंक संपर्क से कम एक बार ऋण प्राप्त हो और शीघ्र ही इसका पुनर्भुगतान किया गया हो। यानी कि कोई बैंक से हम ऋण ले लिए हैं, पैसे ले लिए हों और टाइम पर उसका क्या है भुगतान कर दिए गए हों, तो ये एक शर्त है कि गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी देने का। दूसरी ग्रेडिंग हासिल की हो, पहले CS प्राप्त नहीं किया हो और शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए सुस्पष्ट प्रस्ताव बनाए गए हों, ये भी इस पूंजीगत सब्सिडी का शर्त था। आगे बात करेंगे पॉइंट के बारे में कि स्व सहायता समूह की दूसरी ग्रेडिंग के प्रयोजनार्थ राज्य खुद का पारदर्शी ग्रेडिंग मानदंड प्रक्रिया बनाएगा। देखिए ये आजीविका का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हमें क्या है अलग सा लेंदी टाइप का लगेगा, लेकिन आप हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। हर एक जो पिछला वीडियो है, जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप हर एक वीडियो को देखते जाएंगे तभी आप क्या है आगे की जो वीडियो बनाता जाऊँगा उससे रिलेट करते जाएंगे और याद होता जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बैंक में कम से कम
1:2 का सब्सिडी ऋण अनुपात रखे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक में कम से कम सब्सिडी ऋण के लिए कितना अनुपात होना चाहिए, तो 1:2 होना चाहिए। CS पात्र BPL एवं स्व सहायता समूह चुनने प्राथमिकता क्रम तय करने के लिए कुछ निर्देशात्मक मानदंड है, उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सा दंड है, देखिए यहाँ पर। पहला कि वायु और स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग, ये मानदंड होगा। दूसरा है स्व सहायता समूह की व्यवहारता, यानी कि उसका व्यवहार किस प्रकार से है उस समूह का। अगर समूह को व्यवहार गलत है, बेकार है, तो वो उस समूह को क्या करेगा, हटा दिया जाएगा कि कोई मतलब नहीं है, ये इसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है बोलकर। अगला है कि सभी गाँव में इक्विटी होना चाहिए। ऋण सब्सिडी अनुपात जितना अधिक होगा पात्रता उतनी बेहतर बनेगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। NGO, क्या NG और O और अन्य CSO के जरिए स्व सहायता समूह को मौके पर उपलब्ध सहायता दिया जाएगा। बात करते हैं अब, जैसे ही कोई ब्लॉक गहन ब्लॉक बन जाता है और गहन ब्लॉकों के लिए प्रयुक्त पद्धति लागू की जाएगी, तो ये इस प्रकार से जो है ब्लॉक का जो है गहन ब्लॉक का उस पर पद्धति लागू की जाएगी और जो भी निर्देशात्मक मानदंड होगा उसको इसके लिए लागू किया जाएगा। अगला है किसी भी परिस्थिति में BPL स्व सहायता समूह के लिए स्व सहायता समूह को व्यक्तियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था ये टॉपिक, और अगला टॉपिक जो है हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए या परसों के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो अभी फिजिकल का डेट है जो है 27 को है, और उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए हम मैथ्स का जो है सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसका जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं। हमने अभी एक ही वीडियो आपके लिए बनाया है, बाकी जो है धीरे धीरे कर हम पूरे टॉपिक के लिए बनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसका जो है मैथ्स का जो कोर्स करना है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।